नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा में। मैं लेके आई हूँ आपके लिए आपकी कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। आपकी परीक्षा में इस चैप्टर से 7 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले इस पार्ट में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, उसके बाद रिक्त स्थान के बाद में 1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद में निबंधात्मक क्वेश्चन भी बनेंगे जो A, B 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। पीएच 7 से कम। हम सबसे पहले बात करते हैं पीएच स्केल कैसी होती है। तो ये आपकी पीएच स्केल 0, 7 और 14। 0 पे जिसका मान होता है 0, 7 और 14। पीएच का मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन की क्षमता। 0 पे होता है अम्लीय, 7 पे होता है उदासीन, 14 पे होता है क्षारीय। तो हमें पूछा गया है अम्लीय विलयन का पीएच। अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम और 7 से ज़्यादा होता है क्षारीय। 7 से कम अम्लीय, तो पीएच है 7 से कम। तो हमारा ये उत्तर किस ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पीएच का मान 7 से कम होता है। अगर हमें यहीं से पूछ ले क्वेश्चन नंबर 2 हम अगर देखें यहीं से, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो क्षारीय विलयन का मान होता है पीएच 7 से अधिक। तो ये हमारे यहाँ से एक ही क्वेश्चन से हम 2 क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैंने दोनों ही क्वेश्चन पीएच का मान से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने बता दिया। न्यूट्रल पूछ ले, उदासीन पूछ ले, पीएच बराबर 7 होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इमली में पाए जाने वाला अम्ल का नाम। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O6। ये हमारे इमली में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है CH3COOH। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपके C6H3O3। लैक्टिक एसिड का C3H6O6। ये आपके होते हैं इन सब के केमिकल नेम। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 होता है आपका, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। IUPAC नाम, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये होता है आपका एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला। अब बात करें प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है, हम इसको एक सारणी से समझते हैं, मेथ एथ प्रोप। प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? C3 के लिए अपन अगर बात करें तो कितने हाइड्रोजन? एक कार्बन के लिए 4 संयोजकता चाहिए होती है। 1 2 3 4। इसके लिए 2 OH। ये होता है आपका प्रोपेनोइक। अब बात करें मेथेनोइक। तो मेथेनोइक का फॉर्मूला सबसे पहले मेथ आता है सारणी में CH2O2। तो ये हो जाता है आपके मेथेनोइक अम्ल। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारे पास उत्तर आ गया है मेथेनोइक अम्ल। तो उपयुक्त में से कोई तो होगा ही नहीं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 होता है आपका, अपच का उपचार। अपच मतलब किसी को भी एसिडिटी हो रही तो उसका उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाएगा? हमारे पास 4 औषधियाँ हैं। हम चारों औषधियों के बारे में देखें तो एनाल्जेसिक ये होती है पीड़ा हरी।
यानी कि कहीं पे भी अपन को दर्द हो रहा है तो हम इस दवा को लेंगे तो ये हमारा दर्द का निवारण करती है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवा है जिसमें किसी भी सूक्ष्म जीवों को मारने की क्षमता होती है। एंटीबायोटिक्स सूक्ष्म जीवों के लिए, एंटीसेप्टिक कहीं पे भी अगर सड़न हो रही है या कहीं पे भी अगर कोई अपने घाव है वहाँ पे सड़न जैसे घाव हो गया है तो उससे सड़न पे अगर जीव पनप रहे हैं, जीवों को मारने और प्रजनन से रोकने, प्रजनन से रोकने के लिए सड़न रोधी एंटीसेप्टिक दी जाती है। अब आते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक हमारे अपच के लिए एक ये गोली होती है, येलो कलर की आती है, जिसे हम एंटीसेप्टिक्स के यूज़ में काम लेते हैं, एंटासिड के रूप में काम में लेते हैं। जो प्रति अम्ल जो भी हमारे पेट में HCl हमारे पेट में होता है, एक अम्ल पाया जाता है HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे पेट में अगर ज़्यादा हो जाए तो हमें एसिडिटी हो जाती है, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जिसके लिए हम उससे बचने के लिए एंटासिड की गोली, प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन, इसका उत्तर राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का हम उपयोग करते हैं हमारे घर पे, जो भी छोटे बच्चों के अगर खिलौने हैं तो वो जिप्सम के उपयोग से बनाए जाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOC, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। अब क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें, ऑप्शन नंबर सेकंड, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, जिसको बोलते हैं क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होता है। क्षार विलयन में आयन उत्पन्न करता है। अगर क्षारीय विलयन को हम जल में डाल दें तो ये क्या करता है, तो क्षार लेते हैं हम Na+H2O। अगर हम दोनों इसकी क्रिया कराएं तो ये NaOH प्लस, अगर हमारे पास यहाँ पे एक H बच रहा है तो ये H बाहर निकल जाता है। तो अगर क्षारीय विलयन में अगर हम जल के साथ में अभिक्रिया कराएं तो इसमें कौन सा आयन बनता है। अब इसको अगर तोड़ें तो हमारे पास क्या आयन आएगा, OH माइनस। तो हमारे के पास क्या आ गया, OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। अम्ल पानी में घुलकर अम्ल Cl+H की अभिक्रिया कराएं तो ये पानी में मिलकर HCl बनाएगा। अब इसको तोड़ें तो Cl अलग और H+ अलग, तो हमारे पास क्या मिला, H+। तो ये जब भी पानी में घुलेंगे तो हमारे पास H+ आयन आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल का मतलब भारी जल, मृदु करना यानी कि सरल करना या हल्का, कठोर यानी कि ठोस, हार्ड। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जो कठोर जल है, ठोस है, उसको सरल या हल्का करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो हम इस सोडियम यौगिक की बात करें तो Na2CO3.10H2O का प्रयोग करते हैं, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में धावन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। हम बात करें कठोर जल, हम जब भी जो जल में कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी तो वो कठोर होगा, जिसे हम कठोर जल में साबुन का उपयोग बहुत मुश्किल से होता है, इसीलिए इसमें धावन सोडा का उपयोग करके वहाँ के लोग कपड़े और दूसरे काम में लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, दो प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। प्राकृतिक सूचक यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दो प्राकृतिक सूचक, पहले बात करें हल्दी। हल्दी ये हमारी प्रकृति से प्राप्त होती है। हल्दी का प्रयोग हम हल्दी खेतों से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हो गई हमारी प्रकृति से प्राप्त। सेकंड की बात करें, दो सूचक के नाम लिखने, तो दूसरा हो जाता है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र ये हमारे लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है हमें, जो हमें प्रकृति में से अच्छे से प्राप्त हो जाए। लिटमस पत्र का उपयोग हम दो तरीके से करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, लाल और नीला। अगर लाल लिटमस पत्र पर हम कुछ डालें, अगर उसका कलर नीला हो जाए, लाल से नीले में बदल जाए, तो ये हो जाएगा क्षारीय, और नीले से लाल में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा अम्ल। अनिल और शालिनी ये आपकी होती है शॉर्ट ट्रिक। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षारक नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। ये होती है आपकी शॉर्ट ट्रिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, चींटी के डंक के स्त्राव। चींटी के डंक के स्त्राव होने वाले अम्ल का नाम लिखिए। चींटी जो छोटी सी होती है उसे चींटी कहते हैं। हम उसे नॉर्मल लैंग्वेज में कीड़ी बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में। और चींटी के डंक से अगर चींटी हमें काट लेती है तो हमारे थोड़ी सी सूजन आती है वहाँ पे, तो वो किस वजह से आती है? उसके अंदर मेथेनोइक अम्ल, दूसरा नाम होता था फॉर्मिक अम्ल, उसके कारण आती है। तो इसका फॉर्मूला देखें हम, अगर मैथ CH2O2, अगर इसकी संरचना की बात करें, अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, C डबल बॉन्ड OH और ये H, ये आपका होता है मेथेनोइक अम्ल की स्ट्रक्चर। ये आपका फॉर्मूला, इसका सेकंड नाम फॉर्मिक अम्ल और फर्स्ट नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9 की। बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए। दो प्रमुख घटक होते हैं, पहला बेकिंग सोडा, दूसरे की बात करें टार्टरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है C4H6O6। बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक हो गए आपका, पहला आता है बेकिंग सोडा और दूसरा आता है टार्टरिक। टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का एक उदाहरण लिखिए। सबसे पहले प्रबल अम्ल की बात करें। प्रबल अम्ल जिसमें पूरी मात्रा प्रबल अम्ल यानी अम्ल उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो प्रबल अम्ल का फॉर्मूला HCl, जिसमें हमें जल में डालने के बाद में H+ आयन उत्पन्न होगा। प्रबल क्षार जिसमें क्षार की मात्रा उपस्थित हो NaOH, जिसे पानी में डालने के बाद हमें OH- आयन प्राप्त हो, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप लिटमस पत्र लाल या नीला, दो प्रकार के लिटमस पत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले अपन पढ़ चुके हैं, से साबुन की जांच करें। अगर उसमें अपन साबुन से उस लिटमस पत्र को घस दें तो उसका परीक्षण क्या होगा? ये आपके प्रैक्टिकल थ्योरी से रिलेटेड नहीं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। लिटमस पत्र पर अगर हम साबुन करें तो साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय होती है जिसके कारण
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हम शॉर्ट ट्रिक देखें। शालिनी, शा यानी कि शारक या शार, ली लाल नी, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर लिटमस पत्र हमें नीला ही दिया जाए, अगर नीला लिटमस पत्र होगा तो वो नीले में ही रह जाएगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। लाल है तो नीले में चेंज कर देगा। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ए की बात करें। ये आपके निबंधात्मक क्वेश्चन में आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए, अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है 2NaOH। जिंक एक धातु है जिसकी अगर हम अभिक्रिया करवाएं तो Na 2 है हमारे पास, O 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है, प्लस जिंक Na2, जिंक जुड़ गया, और ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, इसकी बैलेंसिंग 2 होती है। तो जिंक 1 है तो जिंक 1 आ गया O2, प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो H2। तो इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। और ये होती है हमारी हाइड्रोजन गैस। तो हमें इसमें एक गैस का नाम बताना है, अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है। तो अभिक्रिया का समीकरण हो जाता है ये, और गैस हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जो हमने ऑप्शन में क्वेश्चन में ए का उत्तर हो जाता है हाइड्रोजन गैस। और रासायनिक समीकरण लिखे तो 2NaOH की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराने पर सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। आइए क्वेश्चन नंबर बी की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, पीएच स्केल किसे कहते हैं। पीएच स्केल के बारे में हम क्वेश्चन नंबर 1 में ही पढ़ चुके हैं। तो पीएच स्केल आपको क्वेश्चन नंबर 1 से बना लेना। और क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। स्पष्ट कीजिए कि मुंह का पीएच परिवर्तन दंत क्षय का कारण है। सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं। पीएच स्केल कहते किसे है। किसी भी विलयन में, चाहे कोई सा भी विलयन हो, जल हो, कुछ भी हो, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने का कार्य। कोई भी विलयन है, पानी में अगर हाइड्रोजन है तो उसे मापना है, तो उसका कार्य हम पीएच स्केल करती है। या पी एक जर्मन शब्द है, ये जर्मन शब्द है जिसका अर्थ पुरुषांश होता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है पावर, शक्ति। ये होती है आपके पीएच स्केल के बारे में हिंदी में। और इसके बारे में मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे स्पष्ट कीजिए कि मुंह का पीएच परिवर्तन दंत क्षय का कारण है। दंत क्षय, मुंह की साधारणतः पीएच साधारणतः 6.5 के करीब होती है। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया दांतों में लगे अवशिष्ट भोजन से क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। हम जब भी खाना खाते हैं, हमारे मुंह में अगर थोड़ा गैप है, दांतों के अंदर गैप है, तो वहाँ पे हमारे बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जो दांतों में लगे, हम खाना खाया, ब्रश नहीं किया, तो हमारा भोजन होगा अपने दांतों में, तो उससे क्रिया करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो कि मुख के पीएच को कम कर देता है। हमारे अगर दांतों में अम्ल होगा तो वो हमारे मुख के पीएच को कम करके 6.5 से कम कर देगा।
जो कि हमारे दांतों में pH 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल, दांतों पे जो वाइट कलर की परत होती है उसे कम करता है, उसका क्षय होने लग जाता है, जिससे हमारे दांतों की जो मजबूती है वो कम हो जाती है। तो हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? भोजन के बाद दंत मंजन या क्षारीय विलयन से मुख की सफाई। अगर हम बात करें कि दंत मंजन या किसी भी क्षारीय विलयन जो जिसमें क्षार NaOH, जैसे कि हम बात करें नीम, अगर नीम की डंडी से भी ब्रश कर ले तो वो हमारे मुख की सफाई अवश्य करनी चाहिए, हमारे मुख की सफाई कर देगा, जिससे दंत क्षय का नियंत्रण किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 का एक क्वेश्चन है, किसी धातु के यौगिक A की, यानी कि हमें दे रखा है कि A+ अभिक्रिया HCl से करवाने पर, HCl से कराने पर निकलने वाली गैस मोमबत्ती को बुझा देती है, तो धातु के यौगिक A का नाम बताइए। हमें अगर बोल दिया जाए B+C, अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए किसी A की अभिक्रिया HCl से कराने पर B और C का निर्माण होता है और वो जो गैस निकलती है उसे वो मोमबत्ती को बुझा देती है, तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है और डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हम इसकी बात करें धातु के यौगिक A का हम ले लें कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की HCl से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम क्लोराइड प्लस जो एक्वस होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O को जल और कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के HCl से अभिक्रिया कराने पर B पदार्थ बनता है CaCl2 प्लस C पदार्थ बनता है CO2 प्लस D पदार्थ बनता है, D आपको दे दिया जाएगा H2O। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया हल की जाती है और इसमें गैस, ये पानी है, जल है, तो गैस तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसका एक टेस्ट भी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही निकलती है तो जो भी मोमबत्ती होती है उसके अगर पास में कार्बन डाइऑक्साइड को जलती हुई मोमबत्ती के पास लेके जाए तो वो उसे बुझा देती है। तो ये हो गया आपका कि कौन सी गैस निकलती है जिससे जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यौगिक कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यौगिक होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी है आपका, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा वह बारिश जिसमें जल का pH 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये बारिश किसके कारण होती है? SO2, NO2 और CO2 आदि गैसों के कारण होती है। और आगे बढ़े वे इसके दुष्प्रभावों को लिखिए। दुष्प्रभाव यानी कि ये हमें किस प्रकार से हानि पहुंचाती है? फसलों की को क्षति होती है। फसल के ऊपर अगर अम्लीय वर्षा होगी तो वहाँ पे अम्ल की मात्रा बढ़ेगी। अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा। जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा तो फसलों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फसलें खराब हो जाएगी। फिर आगे बढ़े तो जलीय जीवों को प्राणघातक सिद्ध होगा। जलीय जीव जो पानी के अंदर रहते हैं उनमें भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो भी जलीय जीवों को हानि पहुंचाएगा।
अम्लीय वर्षा में भूमि की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाती है। भूमि की उपजाऊ क्षमता, अगर वहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा, अगर नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होगा तो वहाँ पे केंचुओं की मृत्यु हो जाएगी। केंचुओं की मृत्यु होगी तो वहाँ पे खाद नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा तो भूमि की उपजाऊ क्षमता वैसे ही घट जाएगी। ऑप्शन नंबर ये 4 की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान होता है। हम बात करें आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल जो अब प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है कि वो बिल्कुल सफ़ेद कलर का है, सफ़ेद रंग का होता था, अब उसमें थोड़ा पीलापन आने लग गया है। वो किस कारण हुआ है? क्योंकि वहाँ पे अम्लीय वर्षा की मात्रा बढ़ रही है। अम्लीय वर्षा की मात्रा क्यों बढ़ रही है? कि वातावरण में SO2, NO2 और CO की मात्रा, इन गैसों की मात्रा अधिक हो रही है, इसीलिए वहाँ पे अम्लीय वर्षा अधिक होती है और ये सब फसलों को हानि, जलीय जीवों को हानि। अम्लीय वर्षा से भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है और ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया से पर गैस बनती है। सबसे पहले जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में हम अभिक्रिया का समीकरण देख लेते हैं। अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक की अभिक्रिया कराने पर ZnSO4 H2SO4 की जिंक के साथ में अभिक्रिया करें तो जिंक H2O को विस्थापित करके SO4 के साथ में जुड़ गया और H2 बाहर निकल गया। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब हमें गैस का नाम पूछा गया है तो गैस ये रही हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। तो हमारे क्वेश्चन नंबर ए है गैस का नाम लिखे, तो गैस का नाम हो गया हाइड्रोजन। अभिक्रिया का समीकरण तो ये हो गया अभिक्रिया का समीकरण H2SO4 की अभिक्रिया जिंक के साथ में कराने पर ZnSO4 का निर्माण होता है और H2O गैस बाहर निकलती है। गैस की पहचान कैसे करेंगे? अगर हम ये प्रैक्टिकल संबंधी क्वेश्चन है सी पॉप टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में को परख नली से गैस निकलती है तो उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर, कोई भी मोमबत्ती वो जलती हुई मोमबत्ती को अगर उस परख नली से गैस निकलती है तो उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर पट पट की ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे पॉप टेस्ट कहते हैं। ये पट पट की आवाज़ निकलती है तो हम मान लेते हैं ये हाइड्रोजन गैस है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाएगी। पॉप टेस्ट फर्स्ट पट की आवाज़ निकले तो हाइड्रोजन गैस और जलती हुई मोमबत्ती अगर बुझ जाएगी तो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होता है ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। अपने पीने वाले जल में अगर कोई भी जीवाणु है तो उस जीवाणुओं को मारने के लिए उसमें विरंजक चूर्ण और ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है। अब खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो खिलौने और सजावटी सामान बनाने के लिए पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है प्लास्टर ऑफ पीपे पेरिस।
अगर पूछ ले कोई कि पीओपी का पूरा नाम क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस खिलौने और सजावट का सामान बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ये वो 15 क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूरी तरह से छपने की पूरी संभावना है। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज के अपने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।